नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का NS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मैं आपके साथ सचिन पाटिल। बात करते हैं बिहार विधान सभा चुनाव की, जिसको लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसको लेकर आज बड़ा ऐलान भी हो सकता है। कैसा ऐलान? तारीखों का ऐलान हो सकता है। भारत निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जहां चुनाव की तारीखों और शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि इस बार 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। आयोग ने हाल ही में राजनीतिक दलों और अधिकारियों से बातचीत कर तैयारियों की समीक्षा की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले ही साफ कर दिया था कि 22 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि उसी दिन वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। यह चुनाव विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया के बाद पहला चुनाव होगा, जिसमें 68 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं और 21 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। कुल मतदाता अब 7 करोड़ 42 लाख के करीब है। तो सभी की नजर जो है, निगाहें जो है, वो इस बार बिहार चुनाव पर टिकी हुई है। बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो कांग्रेस भी लगातार SIR को बड़ा मुद्दा बनाते हुए वोटरों को साधने की जुगत में है। तो कहीं ना कहीं सभी की निगाहें इस लिहाज से और टिक जाती है क्योंकि SIR लागू होने के बाद पहली बार ये चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा को जीत की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस ये समझ रहे हैं कि SIR के जरिए वो वोटरों को साध लेंगे, रिझा लेंगे। बिल्कुल पूजा, तो देखिए कि कल ही चुनाव आयोग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कल ही ये जानकारी दी गई थी कि 22 नवंबर से पहले जो चुनाव हैं वो संपन्न करा लिए जाएंगे। और ये भी अधिकारी हैं, उन्होंने जितने कर्मचारियों ने SIR प्रक्रिया में भाग लिया और जिस तरीके से काम किया, उनके काम को सराहा भी। और कल ही बता दिया गया था कि 22 नवंबर से पहले ये चुनाव जो है वो संपन्न करा लिए जाएंगे। और अब ये अपडेट कि आज 4 बजे तक फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें क्लियर हो जाएगा कि कितने चरणों में ये चुनाव होना है और कब कब वोटिंग होगी। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ में रक्षा उद्योगों के विस्तार, बस्तर में सेना की भर्ती रैली के आयोजन और नौसैनिक पोतों का छत्तीसगढ़ की नदियों के नाम पर रखने जैसी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम साय ने इस दौरान रक्षा मंत्री का ध्यान बिलासपुर की ओर आकर्षित कराया, जहां राज्य सरकार ने साल 2012 में भारतीय सेना को लगभग 1000 एकड़ भूमि सौंपी थी। ये भूमि वर्तमान में सेना के पास है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो इस ओर भी सीएम साय ने रक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। कहा है कि जमीन को रक्षा पार्क के रूप में विकसित करना चाहिए और इसका सुझाव भी दिया ताकि प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र सेवा में सीधे योगदान करने की प्रेरणा मिल सके। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बस्तर में शीघ्र ही सेना की भर्ती रैली आयोजित करने का आश्वासन दिया है। तो बेहद ही खास ये मुलाकात सचिन, क्योंकि लगातार अगर बस्तर का जिक्र हुआ है तो ये कहना भी बेहद जरूरी है कि बस्तर में जिस तरह से हमारे जवान नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में अगर रक्षा मंत्री खुद बस्तर का जिक्र कर रहे हैं तो ये बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ पर तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, ये मुलाकात मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में परासिया समेत कई अन्य जिलों में कप सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में सियासत तेज होती जा रही है। अब तक इस सिरप को पीने से 16 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने परासिया जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है और उन्हें ढाढ़स भी बंधाया है। सचिन, देखिए वाकई ये बहुत बड़ा आंकड़ा बच्चों का, मासूमों की जान चली गई, लेकिन यहाँ इस पे सियासत भी शुरू हो गई है। बिल्कुल पूजा, तो देखिए जब जांच की गई तो पता चला कि ये जो सिरप थी, कोल्ड ड्रिप सिरप थी, इसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 46% थी। आपको ताज्जुब होगा कि ये जो केमिकल है, जो रसायन है, इसको कार के इंजन्स में इस्तेमाल किया जाता है और ये 20वीं शताब्दी से ही इसके सबूत मिलते रहे कि इंसानों के लिए कितना ज्यादा घातक, कितनी बड़ी लापरवाही है ना। तो कांग्रेस लगातार इस मामले में सरकार को घेर भी रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। क्या कुछ कहा है जीतू पटवारी ने, आपको सुनाएंगे। बहुत संयम से, बहुत विनम्रता से सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसी कार्रवाई करो जिससे महसूस हो कि गलती बड़ी है। ऐसी कार्रवाई करो जिससे आगे ऐसी घटना नहीं घटे। सरकार भी अपना दायित्व निभाए, इनको 1-1 करोड़ रुपए की सहायता दे सरकार। मुख्यमंत्री जी आप आ रहे हैं, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे। ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य को बचाने का मुद्दा है।
मैं आग्रह करता हूं इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह सप्रा ने सोमवार को राजनांदगांव में एक पत्रकार वार्ता की। सप्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी के पुनर्गठन और नई रणनीति पर प्रकाश डाला। सप्रा के दौरे का मुख्य उद्देश्य जिले में नए ग्रामीण और शहरी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए रायशुमारी करना था। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस पहल का स्वागत किया है। वहीं सप्रा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने की अपील भी की। तो एक और जहां पर कांग्रेस में टकराव की स्थिति हम देख रहे हैं लगातार, ये हम कह नहीं रहे हैं, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। जिस तरह से दोनों पार्टी जो दो गुट में कभी बटी नजर आती है, एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप चलता है, और ऐसे में पार्टी पुनर्गठन और नई रणनीति को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता सप्रा ने प्रकाश डाला है, अपील भी की है। तो चरणजीत सिंह सप्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टी पुनर्गठन और नई रणनीति के तहत प्रकाश डाला, कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की। लेकिन सचिन, आप ये सोचिए कि ये नौबत क्यों आन पड़ी एकजुट होकर काम करने की? यानी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि पार्टी में बिखराव की स्थिति है, टकराव की स्थिति है। कि आने वाले समय में धरती पुत्र भूमि पुत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। नेता पुत्र जो है उनकी अपनी जगह रहेगी, लेकिन भूमि पुत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। और आने वाले समय के अंदर जिला में आपको सभी सारे नेता संगठन के कार्यक्रमों में जरूर नजर आएंगे, क्योंकि नेता और संगठन का संगम होगा तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। नेता पुत्र एक्टिव हैं तो जरूर मौका है, नहीं तो मैंने कहा कि नेता पुत्रों के लिए और बहुत सी जगह है। 138 साल पुरानी पार्टी है, इसके अंदर हर एक को एकोमोडेट किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए ये बड़ी खबर है। नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसको लेकर जो है वो बयान भी दिया है, बताया है सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। बता दें कि इस बार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की तैयारी है। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में धान उपार्जन नीति को मंजूरी मिलेगी। लगभग 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा सकता है। किसानों का पंजीयन एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान पोर्टल पर जारी है। पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर धान खरीदी की जाएगी। धान बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए का भुगतान किया जाएगा। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था बीजेपी पूजा, और इसको अब सरकार जो है करने वाली है। बिल्कुल, और 3100 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात बीजेपी ने की थी। आपने बिल्कुल सही कहा, मैनिफेस्टो में था, और कहीं ना कहीं उनकी ये घोषणा जीत के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हमारे किसान हैं वो निर्णायक भूमिका जरूर निभाते हैं चुनाव में। तो ऐसे में सचिन, वादा निभा तो रही है भाजपा सरकार, और कह भी रही है कि अगर हमने वादा किया है तो हम वादा निभाएंगे भी। लेकिन बड़ी मुश्किल ये रही कि इस बार बारिश जो है वो खत्म हो ही नहीं रही। आंख मिचौली जैसा माहौल चल रहा है, बारिश कभी होती है कभी धूप होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि इस बार भी नवंबर में धान खरीदी शुरू हो सकती है। टोकन की क्या प्रक्रिया रहेगी? बारिश अगर हो रही है तो कैसे धान केंद्रों तक किसान जो अपने धान लेकर आएंगे, किस तरह से पूरी व्यवस्था की जाएगी? हालांकि इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन लगता है कि आने वाले समय में इसको लेकर भी अपडेट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि बारिश का दौर है। बारिश को देखते हुए जरूर कोई ना कोई तो नया निर्णय या फैसला तो जरूर लिया जाएगा इस पूरे मामले में। देखिए, पूर्व में जैसा था, हमारी जो घोषणा, हमारी जो कमिटमेंट है, उसके आधार पर हम प्रति एकड़ जो 21 कुंटल खरीदने का जो वादा है उसके मुताबिक ही हम खरीदी करेंगे। और अभी आप सब देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बावजूद हम जो है नवंबर में उसका शुरुआत करेंगे। भोपाल में आज स्मार्ट मीटर के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। बिजली उपभोक्ता स्मार्ट मीटर नीति को रद्द करने के समेत 11 प्रमुख मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। इनमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने और बिजली दरों में कटौती की मांग भी शामिल है। ये विरोध मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के नेतृत्व में किया जा रहा है। राज्य भर से हजारों उपभोक्ता इस विरोध में हिस्सा लेने के लिए राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस प्रदर्शन की।
बिल्कुल सचिन, और छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश तक बिजली की बढ़ती दरों को लेकर कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है वो बेहद परेशान है और मध्य प्रदेश में ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। सुनिए क्या कह रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश सहित राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है और इसी को लेकर ये शाहजहानी पार्क में यहाँ पर मजमा जमा हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली के बिल हैं वो बहुत हाई हैं और हाई होने के कारण वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश के कई जिलों से शिकायतें आ रही हैं। जिन उपभोक्ताओं का बिल 200 से 300 तक आता था उनका अब हजारों में आ रहा है। इसी के विरोध में यहाँ पर भोपाल के शाहजहानी पार्क में इकट्ठा हुए हैं लोग और हमारे साथ है प्रदेश संयोजक रचना अग्रवाल। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि मैडम क्या ये जो बिल इतने हाई हैं इनको जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है और नीचे का जो तबका है जो 2000 से 5000 से 10,000 तक कमा पाता है, बहुत सारे उनके खर्च होते हैं, ऐसे में कैसे अफोर्ड कर पाएगा बिल? बिल्कुल सही बात है। आज उसके लिए बिजली का बिल अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो राशन पानी है वो भी इतना महंगा है, दवा इलाज भी महंगा है, आना जाना भी महंगा है। यहाँ सब तरफ से महंगाई बढ़ी हुई है लगातार और इनकम जो है, आमदनी जो है, एक बड़ा हिस्सा है हमारे मध्य प्रदेश की 36 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तो जाहिर है कि गरीब तबके के लिए, वो किसान हो, मजदूर हो या छोटा मोटा धंधा करने वाला, रोजगार करने वाला, कोई दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए आज सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए आज मजबूर होकर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जनता यहाँ पर एकत्रित हुई है सरकार से ये मांग करने के लिए कि ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो बहुत अधिक बिल दे रहा है इसको रद्द किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग और भी जो स्टूडेंट भी हैं, कुछ परिवार ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं। क्या आपको क्या लगता है ये जो बिल स्मार्ट मीटर है, ये कहाँ दिक्कत आएगी? स्मार्ट मीटर असल में जो दूसरे तमाम मीटर लगे हैं, पहले भी बिजली विभाग ने कई मीटर बदले हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट मीटर है। इसके पहले मतलब एनालॉग मीटर लाए, फिर डिजिटल मीटर लाए, लेकिन इसमें क्या है, ये प्रीपेड है और ये सिम से चलता है। दूसरा, इसको कंट्रोल रूम में बैठ करके कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये टोटली डिफरेंट एक ये मतलब मीटर है जिससे आम जनता को तमाम तरह की असुविधाएं होंगी और आम जनता इसमें अंधेरे में रखेगी। तो इन सब तमाम मांगों के बीच शाहजहाना पार्क में जो है प्रदर्शन चल रहा है और इनका कहना है कि इस जो 11 सूत्रीय मांगे हैं सरकार उनको। INS न्यूज भोपाल। ग्वालियर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ने इंदौर के MY अस्पताल से सबक नहीं लिया है। कैसे नहीं लिया है? जया रोग्य अस्पताल में भी चूहों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ चूहे घूमते देखे जा रहे हैं। गजराजा मेडिकल कॉलेज समूह के जयारोग्य अस्पताल के कमला राजा न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी वार्ड के साथ साथ बाल एवं शिशु रोग पोस्टनेटल वार्ड में चूहों का आतंक बना हुआ है। चूहे घूम रहे हैं। ऐसे में इंदौर MY अस्पताल में चूहे के काटने से हुई 2 नवजात शिशुओं की मौत के बाद भी JAH प्रबंधन ने कोई सबक नहीं लिया है, कुछ नहीं सिखाया। ताजा मामला कार्डियोलॉजी विभाग से सामने आया, जहां कार्डियोलॉजी की ICU में चूहे घूमते देखे जा सकते हैं। ये चूहे मरीजों के बेड के आसपास घूम रहे हैं। JAH प्रबंधन भी स्वीकार कर रहा है कि अस्पतालों में चूहों की संख्या लगातार बढ़ रही है और चूहे अस्पताल में न रहे इसलिए हर महीने रोडेंट ट्रीटमेंट और पेस्ट कंट्रोल कराया गया है। लेकिन JAH प्रबंधन के दावों के बावजूद भी अस्पताल में चूहे खत्म नहीं हो रहे हैं। तो वाकई सचिन, ये बेहद बड़ी लापरवाही है। हमने देखा कि किस तरह से इन चूहों ने 2 मासूमों को कुतरा था, 2 नवजात की जान चली गई थी। बावजूद इसके किसी तरह का कोई सबक नहीं लिया जा रहा है और देखिए साफ तौर पर यहाँ पर चूहे घूमते नजर आ रहे हैं। किसी भी बड़े अगर कहे अनहोनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। शिशुओं का वार्ड है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल पूजा, तो देखिए इंदौर के MY अस्पताल में जैसा कि हुआ था उसके बाद हर बार की तरह जो जांच कमेटी गठित कर देते हैं, किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी को लाइन अटैच कर देते हैं, यही सब कुछ होता है। लेकिन जब हम दूसरे शहरों में जाते हैं, देखते हैं कि अगर तुरंत वहां पे कोई घटना हुई है तो दूसरे शहर में कहीं सबक नहीं लिया जाता, जिसका सबूत आप देख रहे हैं। देखिए चूहा किस तरीके से फर्श पर चल रहा है
और अगर ऐसे में ये चूहा, कितना आसान है उसके लिए दूसरे वार्ड्स में जाना, अगर ऐसे ही वो शिशु वार्ड में चले जाता है और अगर किसी को काट लेता है, किसी को कुतर लेता है, तो फिर से हम वही देखेंगे जो हमने देखा और हमारे पास में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। और इसी तरीके से स्टूडियोज में बैठ करके हम फिर से सवाल करेंगे और सरकार फिर से जांच कमेटी का गठन करेगी और वैसे का वैसा सब कुछ रह जाएगा। बिल्कुल। ये कल मेरे भी संज्ञान में आया था कि वहाँ पर चूहे देखे गए हैं। इसको चूंकि इंदौर में घटना हुई थी तो उसके बाद और वैसे भी नियमित अंतराल पर हम लोग पेस्ट कंट्रोल कराते रहते हैं। अभी पिछले महीने ही कमला राज अस्पताल और जितने भी सारे अस्पताल 1000 बिस्तर और साथ में कार्डियोलॉजी में भी पेस्ट कंट्रोल कराया गया था। और कल दिनांक यानी कि 4 अक्टूबर को भी पेस्ट कंट्रोल फिर से कराया गया है और उसको नियमित होगा। तो अभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो भोपाल में धरने पर बैठे हैं नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। धरने पर बैठे हैं नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता बहाल करने की मांग कर रहे हैं ये स्टूडेंट। सरकारी कॉलेज में एडमिशन की मांग है। 21 में से 13 सरकारी कॉलेजों को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। मान्यता नहीं मिलने से 1300 सीटें कम हुई हैं। कितनी? 1300 सीटें। प्राइवेट कॉलेजों में स्टूडेंट्स को ज्यादा फीस देनी पड़ेगी और इस वजह से अब नर्सिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अब स्थिति साफ हो, मान्यता मिले सरकारी कॉलेजेस को, ताकि सीट्स जो हैं वो बढ़ें। क्योंकि अब मान्यता नहीं मिली है तो 1300 सीट्स कम है और आप सबको पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में फीस जो होती है वो सरकारी कॉलेज के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। और सचिन, इस लिहाज से भी इनका गुस्सा जायज हो जाता है, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूलों का, माफ कीजिएगा, प्राइवेट कॉलेजों का अगर ये रुख करते हैं तो वहां फीस कितनी होती है। अगर एक MBBS किसी स्टूडेंट को बनना है तो उसके लिए अगर करोड़ों की फीस है, तो आप सोचिए कि नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी फीस देनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं कि हर कोई बड़े अच्छे फैमिली से आता हो, गरीब तबके के भी लोग इसमें होते हैं, सामान्य तबके के भी लोग होते हैं। ऐसे में अगर उन्हें सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होगा तो इनके पास रास्ता क्या है? रास्ता है प्राइवेट स्कूल की ओर, प्राइवेट कॉलेज की ओर रुख करने का, लेकिन वहां पर फीस जो है वो ये नहीं बता पाएंगे। तो यही कारण है कि आज इनका गुस्सा फूट पड़ा है, बैठ गए धरने पर। 1300 सीटें कम हो गई है मान्यता नहीं मिलने पर, लेकिन इन स्टूडेंट्स का इसमें क्या कसूर है? तो अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर गुना से आए दंपत्ति ने आत्मदाह की कोशिश की। अगर कोशिश की है आत्मदाह करने की तो इसके पीछे की जो वजह है वो भी बेहद बड़ी होगी। दरअसल दंपत्ति ने अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर खुदकुशी की कोशिश की है। पुलिस बल मौके पर तैनात था। दुकान विवाद को लेकर दंपत्ति ने गुहार लगाई थी। मैंने कहा आत्मदाह की अगर कोशिश की गई है तो वजह बड़ी होगी। और सचिन देखिए, दुकान विवाद को लेकर दंपत्ति पहले गुहार लगाई। ऐसा लगता है कि गुहार में इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिल पाई होगी। यही कारण है कि आत्मदाह की कोशिश यहाँ पर की गई। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। तो बिलासपुर नगर निगम की सभा में जमकर हंगामा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से। कांग्रेस की महिला पार्षद पर FIR से सभा गरमा गई। विपक्ष ने FIR को लेकर जमकर हंगामा किया। निगम घेराव को लेकर पार्षद पर FIR हुई है। इसको लेकर निगम घेराव को लेकर पार्षद पर FIR हुई है और कांग्रेस की महिला पार्षद पर FIR होने से सभा गरमा गई। यहां विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने FIR को लेकर के हंगामा किया। निगम घेराव को लेकर पार्षद गायत्री साहू पर FIR दर्ज हुई है और इसी को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। बिल्कुल। तो न्यायदानी बिलासपुर से यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पार्षद पर FIR को लेकर हंगामा बरपा है। निगम घेराव को लेकर पार्षद के ऊपर FIR दर्ज हुआ, जिसके चलते सभा में हंगामा हुआ है। तो आधा दिन पूरी खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।